नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का न्यूज़ 18 राजस्थान के खास कार्यक्रम 3 के तिलिस्म में। 3 के तिलिस्म में बात करेंगे सुजानगढ़ विधानसभा के अंदर चल रहे उपचुनाव की। सुजानगढ़ विधानसभा का जो उपचुनाव है उसमें वहां का सियासी माहौल क्या कहता है। सुजानगढ़ की धरती पर हम लोग पहुंच चुके हैं। सुजानगढ़ का सफ़र करेंगे ऑटो के माध्यम से और 3 के तिलिस्म का सफ़र करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे, टटोलेंगे सुजानगढ़ की सियासी नब्ज़। तो चलते हैं ऑटो के सफ़र पर 3 के तिलिस्म की तलाश में। तीन के तिलिस्म में बात हो रही है सुजानगढ़ विधानसभा की। सुजानगढ़ वो विधानसभा क्षेत्र है जहां से मास्टर भंवरलाल जो थे राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार में मंत्री थे, वर्तमान में उनके जो सुपुत्र हैं वो यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। उनसे बात करते हैं। मनोज जी, सबसे पहले तो कितना कॉन्फिडेंस आपको नजर आ रहा है? फील्ड में आप जा रहे हो, लोगों से मिल रहे हो, लोगों की सिंपैथी भी होगी मास्टर साहब के प्रति। 3 चीज़ है। एक तो जो राजस्थान सरकार की लोकप्रिय सरकार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जन कल्याणकारी नीतियाँ हैं उसके प्रति जनता में बड़ा समर्थन और उत्साह दिख रहा है। दूसरी चीज़, क्षेत्र में मेरे पिताजी ने जो 40-45 साल सेवा की, जो विकास कार्य किए, उनको लेकर जनता में आने वाले समय के लिए बहुत ज़्यादा कांग्रेस के प्रति रुझान है। तीसरी चीज़, जो सिंपैथी की बात की, निश्चित ही उनको याद कर रहे हैं लोग, उसमें तो कोई कमी नहीं है। तो इस चुनाव में जो देखने को मिल रहा है कि कांग्रेस के प्रति ज़बरदस्त रुझान है, ज़बरदस्त उनमें है कि इस बार कांग्रेस के प्रति पिछले से भी ज़्यादा मतों से जिताने का उनके प्रति मादा है। मनोज जी, ऐसे कौन से काम है जो मास्टर जी करना चाह रहे थे लेकिन वो अधूरे रह गए और अभी आप जनता के बीच में जा रहे हैं तो उन कामों को लेकर के आप भी वादा करते हुए नजर आ रहे हैं? बड़े काम जो रह गए थे वो फाइलों में थे और अभी हाल ही के बजट में उनकी मुख्यमंत्री जी ने घोषणाएं की हैं, जिसमें ओवरब्रिज का बहुत बड़ी मांग थी शहर की, वो हुआ है। अंडर ब्रिज की हुआ है। एक कन्या महाविद्यालय सुजानगढ़ तहसील में कहीं नहीं था, वो राजकीय कन्या विद्यालय की घोषणा मुख्यमंत्री जी ने की है। सभी 4 विधानसभाओं में की, आपको ध्यान हो। सिविल कोर्ट के लिए लंबे धरने से धरना चल रहा था विधानसभा में, उसको भी खोलने के स्वीकृति प्रदान हो गई आदेश की। सड़कों की कई घोषणाएं, इसलिए बहुत से जो उनके मन में थी उन घोषणाएं हो गई। फिर भी कुछ बचे हुए कामों में, एक तो सुजानगढ़ में जो सीवरेज का कार्य है वो कार्य आधा हुआ है, आधा भाग शहर बचा हुआ है, उसको आगे ले जाना है। दूसरी, सड़कें सब जगह हो गई। अब आपस में जो लिंक रोडें हैं, जो पंचायतों की, गाँव और पंचायतों के बीच के इंटरलिंक रोड होते हैं, वो सड़कों के जो है उनको हमें आगे आने वाले समय जोड़ना है। और तीसरा, खेलों के लिए खेल मैदानों की जो है उस स्थिति को हमें सुधारना है, खेल मैदान डेवलप करने, ताकि युवाओं को आने वाले समय में फ़ायदा मिले, क्योंकि वो युवाओं की एक बड़ी मांग है। मनोज जी, जातिगत समीकरणों की बात करें तो बीजेपी कांग्रेस के अंदर आमने सामने बात की जाती है, लेकिन आरएलपी आप लोगों का समीकरण बिगाड़ रही है। क्या लग रहा है आपको? कितना सरल नज़र आ रहा है आपको? जो विधानसभा का जो रास्ता सुजानगढ़ से होकर के जाता है, कितना सीधा सरल नज़र आ रहा है या कई जगह आपको रुकावटें दिख रही है अभी भी? देखिए, लोकतंत्र है, सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है। हर पार्टी लड़ेगी, जिस पार्टी नहीं लड़ेगी वो स्वतंत्र लड़ेगा। इसलिए चुनाव सब लड़ रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सबके अपने अपने मुद्दे हैं, अपने अपने हिसाब से सब लड़ रहे हैं। हम हमारे हिसाब से लड़ रहे हैं। हम हमारे विकास के मुद्दे हैं, उस विकास के मुद्दे को लेके वही हमारा एजेंडा है, उस एजेंडे पर हम हमारा चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए, चुनाव प्रचार की कमान संभालने के लिए यहाँ पर जो विधायक हैं कृष्णा पूनिया जी, वो यहाँ पर पहुँची हुई हैं। कृष्णा पूनिया जी, क्या लग रहा है आपको? यहाँ आप क्षेत्र में लोगों से मिल रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में, क्या नज़र आ रहा है आपको? कितना उत्साह है लोगों में या लोग नाराज़ हैं सरकार के कामकाज से? मास्टर भंवरलाल जी मेघवाल की जो किए हुए कार्य और कांग्रेस सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं, उनके प्रति विश्वास है। और निश्चित तौर पर सुजानगढ़ की जनता सोचती है कि उन्होंने अपने कद्दावर नेता को खोया है और इसी रूप में मनोज जी को वो आशीर्वाद देना चाहते हैं। मुझे तो कहीं किसी तरीके की ऐसा नहीं लगी जिससे हमें निराश होने की ज़रूरत हो। जहाँ देखती हूँ सब लोग उत्साहित हैं और कांग्रेस के पक्ष में वोट डालेंगे। कृष्णा पूनिया जी, आपको क्या लगता है बीजेपी के जिस तरह से लीडर सुजानगढ़ के अंदर डेरा डाले हुए हैं, राजेंद्र राठौड़ भी बंगाल से यहाँ आ गए, आपने भी यहाँ कमान संभाली कांग्रेस की ओर से, आसान लग रहा है आप लोगों को चुनाव या आरएलपी आप लोगों का समीकरण बिगाड़ रही है कहीं कहीं? आपने कहा कि जैसे राजेंद्र राठौड़ जी बंगाल छोड़कर वापस आ गए, इसका मतलब आपने ही दे दिया मुझे कि यहाँ पर उनके लिए कठिन राहें थी, वो वापस अपना बंगाल को छोड़कर यहाँ पर पहुँचे हैं अपने ज़िले को संभालने, तो आप समझ सकते हैं। दूसरी तरफ से यह बिल्कुल सही है कि लोकतंत्र में चुनाव लड़ने का सबका अधिकार है, लेकिन मैं ये भी बताना चाहूँगी कि जिस तरीके से आरएलपी की बात आपने की
किसानों के विरोध में तीनों काले कानून जब आए थे तो उस समय ठीक है आप जनता के बीच में गए हो, लेकिन किस समय गए हो? जब आपकी ज़रूरत थी उस समय आप नहीं थे सदन में, जब आपको वहाँ मौजूद होना चाहिए था तब नहीं थे। लेकिन आप गुमराह करने की अगर बात करते हो तो ये गलत है और जनता आज समझ चुकी है कि गुमराह होने की बजाय वो धरातल पे परखती है कि कौन सही है कौन गलत है। तो ये तमाम कांग्रेस के जो दिग्गज नेता हैं, जो प्रत्याशी हैं, मनोज मेघवाल, उनसे हमने बात की। नज़ारा देखिए आप, ये वो जनता जनार्दन है जो इन लोगों को अब सुनने के लिए यहाँ पर पहुँची है। कई देर से ये लोग इनका इंतज़ार कर रहे थे लीडर्स को सुनने के लिए। अभी लीडर्स अपनी अपनी बात कहते हुए और जनता से मुखातिब होते हुए नजर आएंगे। 3 के तिलिस्म में बात और भी लोगों से करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे सुजानगढ़ विधानसभा का जो चुनाव है वो कितना रोचक इस बार हो रहा है। इस सियासत के सफ़र में जो सियासतदान है वो किस तरह की पारी जो है वो मैदान में खेलते हुए नजर आ रहे हैं। इन तमाम विषयों पर और यहाँ के विकास को लेकर के जो बात कही दोनों प्रत्याशियों ने कि विकास का मुद्दा बड़ा महत्वपूर्ण होगा, कितना महत्वपूर्ण ये मुद्दा होगा, तमाम चीज़ों पर बात करते हैं। सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र के सफ़र को रखते हैं जारी। राजस्थान के अंदर 3 सीटों पर इस वक्त उपचुनाव चल रहे हैं और हम लोग मौजूद हैं सुजानगढ़ विधानसभा मुख्यालय पर। सुजानगढ़ के अंदर चुनाव प्रचार जो है वो लगातार चल रहा है। यहाँ से जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं वो हमारे साथ में, उनसे हम बात कर लेते हैं। क्या कुछ सोच करके चुनाव के मैदान में उतरे हैं आप और क्या कुछ एजेंडे हैं जो जनता के सामने रख रहे हैं, क्या बातें अपनी जनता के सामने रख रहे हैं? ये जो चुनाव है, इस चुनाव में कांग्रेस 2.5 साल के कार्यकाल में जो विफल रही है, जो अपने वादे किए थे वादों से विफल रही है, इन सब मुद्दों को लेकर के हम गांव-गांव जा रहे हैं। बहुत अच्छा वातावरण, बहुत अच्छी लोगों को रेस्पॉन्स मिल रहा है और ये चुनाव हम बहुत अच्छे वोटों से जीतेंगे, ये मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूँ। मेघवाल जी, आपको कम समय मिलेगा, अगर आप मान लीजिए आपको जनता यहाँ पे विधायकी का ताज पहनाती है तो कम समय मिलेगा, तो ऐसे कौन से वादे डिमांड्स जनता की हैं जिन्हें पूरा करने के लिए आप जनता से वादे कर रहे हैं, बीच में बातचीत हो रही है, निकल के आ रही है बातें? नहीं, हमने जो वादे किए हैं वो पूरे किए हैं। आज भी हम जो वादा किए हैं, चाहे 2 साल का ही टाइम मिले, हम उसको पूरा करेंगे, उसके लिए हमें पूर्ण विश्वास है और हम सरकार को घेरने का भी काम करेंगे और जो भी हमने वादे किए हैं वो पूरे करेंगे। लेकिन क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि सिंपैथी वोटर्स जो होंगे वो उधर की तरफ डाइवर्ट होंगे, कांग्रेस की तरफ डाइवर्ट होंगे? आरएलपी भी पूरा नुकसान करने की, पटकनी देने की पूरी कोशिश कर रही है, तो ऐसे में कैसे जीत संभव मान रहे हैं आप अपनी? ऐसा है, सिंपैथी के बाद में तो एक चुनाव हमारे पंचायत राज का हो गया। आपने उस पंचायत राज में देखा होगा कि उनकी धर्मपत्नी को निर्विरोध रखने के बाद भी वो प्रधान नहीं बन पाई। भारतीय जनता पार्टी के सुजानगढ़ और विधानसभा में प्रधान बना है, जिला परिषद में हमारे जिला प्रमुख बने। इसलिए ये बातों में कोई मुझे लगता नहीं है, कुछ भी सिंपैथी की बात है नहीं। बाकी क्या है कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी की लहर है और भारतीय जनता पार्टी के नाम से यहाँ गाँव के अंदर बहुत अच्छा आप देख रहे हैं कितना बढ़िया वातावरण है। लोगों को मनसा है कि भारतीय जनता पार्टी ही यहाँ से जीते। देखिए, आरएलपी जो है, आरएलपी पहले भारतीय जनता पार्टी के साथ में थी, अब आरएलपी दूर हो गई और आरएलपी किसानों के बीच, किसानों की पार्टी बताती है अपने आप को, तो वो कितना फायदा नुकसान पहुंचाएगी आपको? आरएलपी का जो कैंडिडेट है वो सीकर जिले का रहने वाला है, 2 बार मेरे सामने चुनाव लड़ चुका है। वो सिर्फ पैसे के लिए या वो अपने चुनाव लड़ने के लिए आते हैं, चुनाव लड़ने के बाद में कभी वो दिखाई नहीं देते हैं। आज तक वो उनको देखा नहीं कभी भी, और वो चुनाव जो ही आते हैं वो किसी न किसी पार्टी के टिकट लेकर के यहाँ आते हैं। उनकी आदतन है वो चुनाव लड़ने की। मुझे लगता नहीं कि वो हमारा कुछ अब हमें कुछ नुकसान कर पाएगा। अच्छा मेघवाल जी, अंतिम सवाल मेरा ये, जनता से क्या कमिटमेंट आप करना चाहेंगे कि चुनाव अगर मान लीजिए जनता आपको जिताती है, जिसको जनता जनार्दन कहते हैं, तो कौन से ऐसे वादे, कौन सी ऐसी बातें जिनके लिए आप पहले प्राथमिक तौर पर काम करेंगे? नहीं, हमारा ये कांग्रेस ने भी घोषणा की है, ये ओवरब्रिज की, अंडर ब्रिज की, इसके लिए हमारी सरकार पहले भी यहाँ नितिन गडकरी जी आए थे, उन्होंने घोषणा की थी। वो काम हम उसको लेके चल रहे हैं। अभी उसकी जो स्वीकृति आई है तो ये इससे थोड़ी घोषणा कर रहे हैं ये सड़कों की और की, लेकिन सरकार के आने के बाद एक भी काम हुआ नहीं है और हमने जो वादे किए हैं वो पूरा करेंगे, हम आपको विश्वास के साथ कह सकते हैं। चलिए, वादे पूरा करने की बात मेघवाल साहब कहते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन ये चूरू जिले की सियासत को अगर जानना हो, नब्ज को टटोलना हो, तो राजेंद्र राठौड़ जी अगर नहीं हो तो बात असंभव है। उपनेता प्रतिपक्ष साहब, क्या लग रहा है आपको, आप सियासी वातावरण में, आप तो बंगाल भी घूम करके आए, बंगाल और सुजानगढ़ के माहौल में कितना अंतर नजर आ रहा है? इस ज़िले के अंदर, ये ग्रामीण क्षेत्र के अंदर मेरा पहला दौरा है और अब मैं लगातार यहाँ चुनाव तक बना रहूँगा। इस विधानसभा की नब्ज़ को मैं अच्छी तरह पहचानता हूँ। अभी पंचायत राज संस्थान के चुनाव में यहाँ के लोगों ने सिद्ध कर दिया कि जिस कांग्रेस ने लंबे चौड़े वादे किए थे और जिस कांग्रेस के विधायक को मंत्री परिषद तक में नवाजा गया था, उनके रहते हुए भी कोई यहाँ काम हुआ नहीं। विशेष तौर पर सुजानगढ़ के अंदर कानून व्यवस्था भी एक मुद्दा बन चुकी है, विकास एक मुद्दा बन चुका है। आज गर्मी की आहट से पहले ही पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है। सरकार अब चाहे कितनी भी घोषणाएं और लोग लुभावनी बातें करें, कितने ही अपने नेताओं को
इस विधानसभा क्षेत्र के अंदर वोट बटोरने के लिए भेजे, सरकार कामयाब नहीं होगी। सरकार के विरुद्ध में बड़ा अंडर करंट है जो सरकार के विरुद्ध में मतदान देने के लिए आम आदमी को प्रेरित कर रहा है। डॉक्टर साहब, ऐसा आपको नहीं लगता कि जो आरएलपी कैंडिडेट है वो कहीं ना कहीं वोट काटने में और अपनी भूमिका जो है वो अदा करेगा? और दूसरी बात ये कि जो सिंपैथी वोटर्स है आमतौर पे देखा गया है, और वर्किंग गवर्नमेंट की पार्टी है कांग्रेस, वर्किंग गवर्नमेंट है, तो कितना नजर आ रहा, आपको कितना आसान नजर आ रहा सुजानगढ़ की सीट? वर्किंग गवर्नमेंट है, यही इस तो सबसे बड़ी कमजोरी है इस सियासत के अंदर कांग्रेस की, क्योंकि सरकार होते हुए भी इन 2.5 वर्षों में एक भी ऐसा काम नहीं है। हालांकि अब 70 करोड़ के कामों की तड़ातड़ घोषणा जरूर हुई है, पर एक ऐसा काम नहीं है जो 2.5 साल में आकार लेकर सामने आ चुका हो। इसलिए जनता सारी बातों को समझ रही है। आरएलपी निश्चित तौर पर आरएलपी का उम्मीदवार है, पर उम्मीदवार भी उन्हें मिल नहीं रहा था, इसलिए पड़ोसी जिले से लेकर आए हैं उम्मीदवार। ये अति जागरूक मतदाताओं का क्षेत्र है सुजानगढ़। यहाँ राजनीति की करवट को लोग समझते हैं, इसलिए आरएलपी के उम्मीदवार की मंशा को भी समझते हैं कि एक ऐसा उम्मीदवार जो हर चुनाव में जब भी चुनाव का डंका बजा आकर अपना नामांकन किसी न किसी दल से दाखिल करता है और उसके बाद गधे पर सींग गायब होते उस तरह गायब रहते हैं। इसलिए उनका कहीं निश्चित तौर पर कोई आरएलपी का कहीं यहाँ कोई मंडान होगा ऐसी मुझे नहीं लगता। आपको क्या नजर आ रहा है, जीत की संभावना किस तरह से नजर आ रही है आपको, कहाँ नजर आ रही है जीत? देखिए, जिस प्रकार कांग्रेस के विरुद्ध में वातावरण बना हुआ है, किसान कर्जे की माफ़ी के धोखे के कारण से उनसे नाराज़ है, बेरोजगारी भत्ते के नाम पर बेरोजगार नाराज़ है, विकास के नाम पर गांव नाराज़ है, बिजली के बढ़े हुए बिल और ठहरा हुआ विकास और जर्जर कानून व्यवस्था, इन सब को देखते हुए आम आदमी के एक ही मन में है कि वोट की चोट से इस सरकार को सबक सिखाएं। चलिए, तो 3 के तिलिस्म में बात हो रही है सुजानगढ़ की, और सुजानगढ़ की बात करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार है उनसे हमने बात की। उपनेता प्रतिपक्ष ने यहाँ आकर के कमान संभाली। जीत का सेहरा किसके सर बंधेगा ये फिलहाल कहना असंभव है, लेकिन ये कह सकते हैं कि इस 3 के तिलिस्म में कुछ तो है। जो जनता है, जो जनार्दन है, वो वोट की चोट किसको दिखाती है और किसको जीत का सेहरा पहनाती है, इसका सभी को इंतजार है। चलिए आगे और सफर करते हैं सुजानगढ़ का और जानने की कोशिश करेंगे और कैंडिडेट्स क्या कुछ सोच रहे हैं और उनके मन में क्या ख्याल है, कौन से ऐसे वादे और दावे हैं जिनके दम पर वो जीत का दावा कर रहे हैं और जिसके आधार पर वो टिकट लेकर के जनता के बीच में वोट मांगते हुए नजर आ रहे हैं। तो चलते हैं सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र के सफर पर। ये सुजानगढ़ विधानसभा उपचुनाव की, सुजानगढ़ के अंदर बीजेपी और कांग्रेस की नींद उड़ा रखी है आरएलपी ने। आरएलपी के जो लीडर हैं, संयोजक हैं हनुमान बेनीवाल, उन्होंने खुद यहाँ पर मोर्चा संभाला हुआ है। यहाँ से सीताराम नायक को जो है वो टिकट दिया गया है, उन्हें दावेदार बनाया गया। सबसे पहले सीताराम जी से बात कर लेते हैं। सीताराम जी, क्या सोच करके चुनावी मैदान में ताल ठोकी? पहले भी आप चुनाव लड़े हैं विधानसभा का, लेकिन हर बार आपको जीत कभी हासिल नहीं हुई। क्या सोच करके चुनावी मैदान में आए आप? कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी अपने वादों पर खरी नहीं उतरी। जो आपके एजेंडे में उन्होंने वादे किए थे उन पर खरी नहीं उतरी, इसलिए मैं सेवा करने की ललक रखता हूं। तो जनता के बीच में आया, जनता ने मेरा सहयोग किया और मैं आपके बीच में आ गया जनता के। ये बताइए भाई साहब कि कांग्रेस के पास सिंपैथी वोटर्स है, बीजेपी केंद्र के नाम पर वोट मांग रही है, आपके पास क्या है, आप किस आधार पर वोट मांग रहे हैं? हाँ, ऐसा है, हमारे सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र में किसी प्रकार का आज तक कोई विकास नहीं हुआ है। न तो कोई कांग्रेस पार्टी ने विकास किया है, न ही कोई भारतीय जनता पार्टी ने विकास किया है। और हमारी ये राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी विकास के नाम पर चुनाव लड़ रही है, विकास करके दिखाएगी। किसानों को और मजदूरों को देखिए, कांग्रेस पार्टी जो वादा किया था कि बेरोजगारों को रोजगार देंगे और किसानों का कर्जा माफ करेंगे, ये मतलब कोई भी काम में खरे नहीं उतरे। बेनीवाल साहब, जिस तरह से आपने नींद उड़ा रखी है कांग्रेस और बीजेपी के लोगों की, दोनों बार बार ये सोच रहे हैं कि हमारे वोट ना कट जाए, हमारे वोट ना कट जाए, हम वोट काटेंगे या सीट निकाल के जाएंगे? सुजानगढ़ तो निकल गई और कल से मेरे साड़ा के अंदर कार्यक्रम में साड़ा सीट में हम जीतेंगे और राजसमंद के अंदर भी कड़ी टक्कर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी देगी। राजस्थान का किसान और जवान बदलाव चाहता है, वो परिवर्तन चाहता है। दोनों पार्टियों से ऊब गए और इनके घपले घोटाले जो मिला जुले का खेल राजस्थान के अंदर चल रहा है, ये अब बेमुक्त अपराध मुक्त राजस्थान चाहते हैं। किसान कर्ज माफी से लेकर तमाम वो मुद्दे जिनको लेकर हमने लड़ाई लड़ी, लोग भारतीय जनता पार्टी से भी नाराज है और कांग्रेस को बर्दाश्त नहीं कर रहे और लोग विकल्प के रूप में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को देख रहे हैं, जो राजस्थान के किसान के बेटे की पहली पार्टी है, जो लंबे समय से संघर्ष करके
और आम आदमी के हितों के लिए सड़क, विधानसभा और लोकसभा तक लड़ रही है। बेनीवाल जी, कांग्रेस कह रही है कि आरएलपी जो है बीजेपी का नुकसान करेगी और बीजेपी कह रही है कि आरएलपी केवल कांग्रेस का नुकसान करेगी, ये वोट कटवा पार्टी के तौर पर देखी जाएगी। आप किस नजरिए से देखते हैं इन दोनों पार्टियों के बयानों को? मैं दोनों का नुकसान करूंगा, दोनों को साफ कर दूंगा राजस्थान में। शुक्रिया साहब। तो हनुमान बेनीवाल साहब भी लगातार जुटे हुए हैं अपने क्षेत्र के अंदर और कोशिश यही की जा रही है कि किस तरह से जो सुजानगढ़ की जो सत्ता है, सुजानगढ़ का विधायक कौन होगा। हालांकि समय कम है, उपचुनाव हो रहे हैं, लेकिन उसके बीच में तीनों पार्टियों ने अपनी ताकत झोंकी हुई और इस ताकत के बीच में हनुमान बेनीवाल का खुद कैंपेनिंग करना और मैदान में उतरना और तमाम पार्टी के जो लीडर्स हैं वो भी इस बात को लेकर के चिंतित हैं कि आरएलपी किस तरह से सियासी समीकरण को बिगाड़ेगी या बनाएगी। इस चुनाव के अंदर कौन से ऐसे बड़े मुद्दे जो चुनाव के अंदर इस बार हावी रहेंगे? देखिए, यहाँ इस विधानसभा चुनाव में मास्टर भंवरलाल जी एक बहुत बड़े नेता रहे हैं और उसने भरसक प्रयास किए यहाँ काम करने के। आपको पता है यहाँ सुजानगढ़ में सारा पानी खारा था, उसके लिए एक योजना आई थी अपनी योजना के नाम से। उस योजना को यहाँ प्रारंभ किया, गाँव में पानी मिला और उन पानी से आम आदमी को जो है अब घर घर कनेक्शन हो रहे हैं, उस कनेक्शन से आम आदमी को फायदा मिल रहा है। क्या लग रहा है यहाँ का युवा क्या कह रहा है, यहाँ के युवाओं के मन में क्या है? बीजेपी कांग्रेस कौन जीतेगा इस पर हम बात नहीं करेंगे, हम ये बात करना चाह रहे हैं युवाओं के लिए क्या हुआ अब तक और अब क्या होने की उम्मीद लगती है युवाओं को? अभी तक तो सबसे ज़्यादा युवाओं को जो ज़रूरत थी वो थी कन्या महाविद्यालय की, जिसकी बहुत दिनों से प्रतीक्षा की जा रही थी। वो अभी सरकार ने इसको पास करके बहुत अच्छा काम किया है। दूसरा, ज़्यादातर यूथ जो है उनका वो बहुत समझदार है, वो काम को देख के इस बार वोट कर रहे हैं। चुनाव में स्थानीय मुद्दे अपने आप में हावी है, लेकिन सबसे बड़ी बात जो है जिसका आज तक किसी ने ध्यान नहीं दिया, यहाँ के बहुत बड़े बड़े लोगों ने पूरी दुनिया में इस क्षेत्र का नाम किया है। कन्हैयालाल जी सेठिया जो साहित्य में हैं, खेमचंद प्रकाश जी जो म्यूजिक में हुए, म्यूजिक डायरेक्टर हुए हैं, जमाल सेन जी हुए हैं, तो उन लोगों का कोई स्मारक यहाँ नहीं है। जिन लोगों ने इस सुजानगढ़ के क्षेत्र को बहुत ख्याति को दूर तक बढ़ाया है, 3 लोगों को यहाँ पद्मश्री भी मिली है, उन लोगों के नाम से कोई स्मारक या मूर्ति कुछ नहीं है। और आज तक इस तरफ के कई, चाहे सरकार बीजेपी की आई, चाहे सरकार कांग्रेस की आई, चाहे किसी दूसरी पार्टी की आई, तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया है। जनता चाहती है कि हमारा सुजानगढ़ सुजान है, यहाँ जिला बने और जिले के काबिल ये शहर है और पहले यहाँ जिला था और जिले की ही मांग है। जनता ये चाहती है कि यहाँ का जो स्टेशन है वो पुराने ज़माने से सुजानगढ़ का जोधपुर और दिल्ली के बीच में प्रसिद्ध स्टेशन है, इसलिए इस स्टेशन को जो है सौंदर्यीकरण को देखते हुए, स्टेशन को देखते हुए इसका विकास होना चाहिए। बिदासर है जो इतना पुराना कस्बा है, अभी तहसील होगी, सब कुछ सुविधा होगी। रेलवे लाइन का आज तक के सुनने में आ रहा है कि 90-2000 के दशक में कभी इसका शायद सर्वे हुआ था, आज तक उसका कोई काम नहीं हो पाया है। तो एक तो वो प्रॉब्लम है। दूसरी, अभी हाईवे के जो प्रोजेक्ट भारत में इतने चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में चल रहे हैं, बिदासर रेलवे से कनेक्ट नहीं है, हाईवे से कनेक्ट नहीं है। इसको इतना पिछड़ा मतलब रख दिया है रेलवे के हिसाब से कि हमारे जितने भी लोग बाहर रहते हैं वो नोखा से गाड़ी पकड़ते हैं, सुजानगढ़ से पकड़ के हैं, अपने रतनगढ़ से पकड़ते हैं। पहले साधन नहीं था तब दिल्ली से पकड़ते थे। तो हम हमेशा ही आवागमन के हिसाब से हम हमेशा ही पिछड़े रहे हैं। रोजगार के लिए युवा भटक ही रहा है अभी तक, न तो उनको एक अच्छा सा प्लेटफॉर्म मिल पाया है और न ही कोई साधन मुहैया हो पाया है। देखिए, ये भी बड़ा एक मुद्दा है, जिला बनाने की मांग अपनी जगह, लेकिन रोजगार बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है और बड़ा मुद्दा है, क्योंकि रोजगार के बिना जीवन संभव नहीं बताया जाता है। आपका शुभ नाम जानना चाहिए? जयप्रकाश बेंगाड़ी। अच्छा, जयप्रकाश जी, क्या करते हैं आप? मैं वैसे सोशल वर्क, वैसे पूर्व उपाध्यक्ष हूँ पालिका का, और वैसे मैं सोशल विचार। देखो, वैसे नगर पालिका क्षेत्र में ये तो हमारे कई वार्डों में ऐसी समस्या है कि वहाँ जो नाले बने हुए हैं तो वो विधिवत नहीं बने हैं। तो वो नाले क्या है कि व्यवस्थित नहीं होने के कारण से उनमें जो पानी का बहाव है वो सही नहीं है, और कई जगह सड़कें भी बननी बाकी है। जहाँ नहीं बननी जरूरी थी वहाँ तो बन चुकी है, जहाँ आवश्यक थी वहाँ बनी नहीं है। यहाँ के बिदासर के स्थानीय पत्रकार भी हमारे साथ हैं, आपसे जानना चाहेंगे रिजवान जी, क्या कह रही है इस बार यहाँ की सियासत? हम लोग भाजपा के लोगों से भी मिले, कांग्रेस के लोगों से भी मिले, और भी मुद्दे यहाँ पे सामने, क्या चीज़ें जो है, कौन से ऐसे मुद्दे जो गरमाते हुए यहाँ पे नजर आ रहे हैं इस बार? देखिए, मुद्दे बहुत है, नेता लोग हैं वो आते जाते हैं, वोट लेकर चले जाते हैं, लेकिन जो जनता के मुद्दे हैं वो पिछड़े हुए ही रहते हैं। बिदासर है वो स्वास्थ्य सेवाओं में काफ़ी पीछे है, क्योंकि बिदासर एक तहसील मुख्यालय है, उपखंड मुख्यालय है, पंचायत समिति है, बड़ा क्षेत्र है, लेकिन स्वास्थ्य सेवाओं से बहुत काफ़ी वंचित है, क्योंकि यहाँ पर 30 बेड का ही अभी तक अस्पताल है।
पहले 50 बेड का अब तक बन जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक वंचित है उसी से। अभी तक भी वंचित है। अमित जी, आपसे जानना चाहेंगे सुजानगढ़ का जो सियासी समीकरण है सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र का, उसके बारे में बताइए। सुजानगढ़ में सियासी समीकरण पहले कांग्रेस के पक्ष का था। जो आरएलपी के जो राष्ट्रीय संयोजक है हनुमान जी बेनीवाल, उनका ग्रामीण क्षेत्रों में दौरा चल रहा है, तो कहीं ना कहीं पब्लिक जो है वो उनसे प्रभावित हो रही है। और ये माना जा रहा है राजनीतिक गलियारों में कि आरएलपी वो रोज़ कहीं ना कहीं वोट जोड़ रही है। दूसरी बात बीजेपी की है तो आरएलपी है वो बीजेपी के लिए ज़्यादा बड़ी टेंशन है और कांग्रेस के लिए कम है। अब देखने वाली बात ये होगी आरएलपी कितने ज़्यादा वोट लेती है, उसके आधार पर ही यहाँ के सियासी समीकरण है वो चेंज होंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि रोज़ कहीं ना कहीं सियासी समीकरण में उतार चढ़ाव अब आने लगे हैं और ये हो सकता है कि और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। यानी अब जीत किसी की भी सुनिश्चित नहीं है, सबको मेहनत करनी पड़ेगी पूरी तरह से फील्ड में। जीत किसी की सुनिश्चित नहीं है, ये भविष्यवाणी करना हमारा काम नहीं है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि जीत का जो अंतर है वो कहीं ना कहीं प्रभावित होता हुआ नजर आने लगा है। क्या लग रहा है भैया आपको, आप क्या देखते हैं यहाँ का जो चुनाव चल रहा है, कौन से बड़े बड़े मुद्दे हैं जो आपको नजर आ रहे हैं? रोजगार की बात करें तो यहाँ के जो मैं अपने जो मुस्लिम समाज से ही बता दूं, ज़्यादातर मुस्लिम समाज के लोग खाड़ी देशों में जाके रोज़गार करते हैं, लेकिन रोज़गार का यह बड़ा मुद्दा है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ऐसा कोई रोज़गार यहाँ पे खुले तो उनको रोज़गार के लिए खाड़ी देशों में या अन्य कहीं और देशों में नहीं जाना पड़े। तो रोज़गार का सबसे बड़ा मुद्दा है। रोज़गार का सबसे बड़ा मुद्दा है। शॉर्ट में आपसे जानना चाहेंगे अमित, कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो इस बार चुनाव में हावी होते हुए नजर आ रहे हैं? सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र में काफ़ी सारे मुद्दे हैं। यहाँ की विदासर की लोकल की बात की जाए, यहाँ पर हैंडलूम का काम होता था, वो कहीं ना कहीं राजनीतिक और सरकारी उपेक्षा के चलते लुप्त हो गया। दूसरी बात, लोकल रोजगार की यहाँ पर इतनी ज़्यादा संभावना है, सरकारें कभी ध्यान ही नहीं देती। सुजानगढ़ के अंदर रंगरेज का, छिंपा का और रंगाई छपाई का बहुत बड़ा काम है, सरकार को उसको संरक्षण देना चाहिए था, उसके लिए स्पेशल पैकेज बनाना चाहिए। यहाँ पर तिरपाल मंडी 7-8 साल पहले खुली, धीरे धीरे लोकल व्यापारियों ने उस धंधे को इतना ज़्यादा बढ़ाया, एशिया की सबसे बड़ी तिरपाल मंडी वो बन गई, हज़ारों लोग वहाँ पर रोज़गार पा रहे हैं। लेकिन सरकार ये नहीं सोचती कि इनको स्पेशल इकोनॉमिक जोन के तहत लाकर हमें इनके लिए कोई व्यवस्थाएँ करनी चाहिए। फिलहाल आज के 3 के तिलिस्म के कार्यक्रम में इतना ही। सुजानगढ़ के चुनाव का परिणाम क्या होगा ये तो जनता जनार्दन तय करेगी, लेकिन यहाँ का जो भी परिणाम आएगा वो काफ़ी रोचक और देखने लायक और उदाहरण के तौर पर इतिहास के पन्नों में याद किया जाएगा। कैमरा पर्सन यासीन के साथ लवली वधवा, न्यूज़ 18 राजस्थान, सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र, चूरू।